वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं हूं जयवर्धन देशवाल और आज आपको बात करते हैं कि गाड़ी खरीदनी चाहिए नहीं 2026 में। तो देयर इज़ अ मेजर ऑडियंस कि आपके मेरे ऑडियंस में या फिर उसमें गाड़ियों के जब भी कमेंट देखोगे आप, उसमें मेजॉरिटी अंडर 30 लोग हैं। 20 के अराउंड काफ़ी लोग हैं जिन्होंने नई जॉब शुरू की है। 25 के अराउंड है जिन पे थोड़ा सा सेविंग्स हो गई है और गाड़ी लेने का चाह रहे हैं। तो एक्चुअल में आप अफोर्ड करते हो गाड़ी या नहीं, या फिर आपके लिए ये नहीं बना है, तो ये डिस्कस करते हैं। इमेजिन करो आप सुबह सुबह निकले हो, आप पे गाड़ी नहीं है, ऑफिस का अलार्म बजा है, आप तैयार होकर ऑफिस के लिए नाश्ता करके निकले हो, मेट्रो की लाइन पे पहुंचे हो, ठीक है। वहाँ पे धूप हो रखी है, भीड़ हो रखी है, आप भीड़ में घुस के खड़े होके आप अपने ऑफिस तक पहुंचते हो। ऑफिस से जैसे ही बाहर निकले हो, वहाँ पे धूल मिट्टी, ऑटो वाले चप चप वो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे कि छोड़ना है कहाँ पे छोड़ना है। आप शेयरिंग वाले ऑटो में भी जा सकते हो। आप सामने अपने कलीग को देखते हो गाड़ी में आ रहा है तो आपके दिमाग में क्या आता है उस टाइम पे? आप ऑफिस पहुंचे हो, आपका कलीग भी ऑफिस पहुंचा है। आपका कलीग ऑफिस पहुंचते ही गाड़ी से पहले तो पार्किंग में गिर जाएगा, आराम से एसी में बैठ के आ रहा है वो गाने सुनते हुए। आप ऊपर तक पहुंचे हो थक के, पसीनों में, आपकी शर्ट गीली हो चुकी है, वो आराम से मज़े में लिफ्ट से और बिल्डिंग के एकदम अपने ऑफिस तक सब कुछ एसी में, बिना डस्ट के, बिना धूप के और गाने सुनते हुए ऑफ कोर्स। तो आपको कैसा फील हो रहा है इस टाइम पे? ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, इस जगह पर आपने सारा का सारा एक्सपीरियंस खुद किया है, ठीक है। आपने उसका एक्सपीरियंस अपने दिमाग में बनाया कि उसका एक्सपीरियंस क्या रहा होगा, और आपने अपना खुद एक्सपीरियंस खुद का जिया है। इन दो चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। उसका एक्सपीरियंस आपने सिर्फ सोचा है, उसका एक्सपीरियंस आपको नहीं पता है कि उसका एक्सपीरियंस गाड़ी के साथ क्या रहा है, और आपने अपना एक्चुअल में जिया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब हम उसके एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो मान लो 30 साल का आपका कलीग है, ठीक है, लगभग इतनी एज मान लो। सैलरी एवरेज दिल्ली में 40,000 मान लो, 40-45,000 सैलरी है, 45 मान लेते हैं। एवरेज की बात कर रहे हैं, मुझे पता है कि कुछ लोग इसको कम लग रही होगी, लेकिन एवरेज 40-45 मान लेते हैं। एवरेज गाड़ी की EMI 5 साल की 15 से 20,000 मान लेते हैं, 10 लाख के आसपास की गाड़ी की, ठीक है। 8 से 15 लाख के बीच में यूजुअली मिडिल क्लास का यही रेंज रहती है। तो 20,000 EMI है 45,000 में से। इसके अलावा 20,000 सोच रहे हो, मतलब 45 में से 50% लगभग आपकी EMI में जा चुकी है। उसके अलावा जो गाड़ी का खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, पेट्रोल का ठीक है मान लेते हैं 5,000 मान लेते हैं महीने का। अगर कोई बहुत कम चलाता है गाड़ी और बहुत सोच समझ के चलाता है, 5 से 6,000 मान लेते हैं महीने का, ठीक है। इसके ऊपर इंश्योरेंस ठीक है, कुछ टाइम बाद सस्ते हो जाता है। इंश्योरेंस साल का होता है वैसे भी, तो 5,000 का मान लो। अगर खाली थर्ड पार्टी, इंडिया में सब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं, कोई अपनी गाड़ी का कम लेते हैं, महंगी गाड़ियों का लेते हैं, सस्ती में नहीं लेते। तो 5,000 का वो मान लो साल का, पर वो छोड़ो वो रहने देते हैं। उसके अलावा पार्किंग के पैसे मान लेते हैं। पार्किंग के एवरेज पार्किंग के 60 से 100 रुपये, ठीक है। ऑफिस बिल्डिंग्स में जैसे मेरे वाले में था, हमारे में था, तो उसमें 200 रुपये तक एक दिन के हो जाते हैं। 8 घंटे के खड़े करने के 200 रुपये दिन के। ये महीने के जोड़ लेना, इसमें 6,000 हो गए सीधे। 6,000 तो नहीं, ठीक है, कुछ दिन नहीं जाओगे ऑफिस, कुछ दिन ऐसे जाओगे, तो 4,000 मान लेते हैं इसके। ये हो गए हमारे लगभग 30,000 हमने क्रॉस कर दिया गाड़ी के। अभी तक हमने इसका कुछ एक्सटर्नल यूज़ भी नहीं किया, वेकेशन पे नहीं गया, घूमने नहीं गया, हमने इसका साफ़ सफाई का नहीं जोड़ा है। अगर आप पोछा मारने के लिए सुबह सुबह एक लड़का रखोगे या खुद से भी करोगे, 700 रुपये में वो होता है महीने का, ठीक है, वो अलग खर्चा है। उसके अलावा कुछ ख़राब होता है गाड़ी में या कुछ ऐड करना था, छोटी मोटी एसेसरी, 1,000 रुपये वो मान लो, ठीक है। वो तो बड़ी बात है, तो हम कर ही नहीं रहे हैं। कोटिंग, वैक्सिंग, जो डेंटिंग वगैरह, स्क्रैचेस, वो सब तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं तो एकदम नॉर्मल महीने के खर्चे की बात कर रहा हूँ, जिसमें कोई बड़ा कुछ नुकसान नहीं हुआ है गाड़ी में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ ख़राब नहीं हुआ है। अब इसके अलावा टोल, अगर आप किसी शहर से दूसरे शहर में जाते हो तो टोल का जिनको पता है उन्हें पता है, अब आपने यूज़ नहीं किया तो आपको खर्चा नहीं पता। तो ठीक है, मान लेते हैं 50,000 की सैलरी मान लेते हैं। 50 में से एवरेज में से अगर एक बंदा एवरेज सी गाड़ी चला रहा है, 30,000 का खर्चा, 30,000 का खर्चा 60% मतलब साफ सी बात है, इंडिया में नहीं कर सकता अफोर्ड कोई अपनी 60% एक गाड़ी के ऊपर। आपकी सैलरी, हाँ ठीक है, 1 लाख है, 1 लाख पे आप 30,000, वो भी 30%। अंकुर वारिकू को तो हार्ट अटैक आ जाएगा कि कोई 30% खर्चा कर सकता है गाड़ी पे महीने का। हालांकि कुछ शौकियाना लोग हैं जो ठीक है करते हैं 40-50% भी, पर रियलिटी ये है कि आप उससे कंपेयर करते करते अब आपको थोड़ी थोड़ी रियलिटी दिखेगी कि हाँ ठीक है भाई, मेरे पैसे तो बच रहे हैं ना,
आप SIP कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, आपके 30,000 कम से कम महीने के 30,000 सेव होके बैंक में गए, ठीक है। वो उसकी जो भी गाड़ी थी उसकी डेप्रिकेशन हो गया अब, ठीक है। 5 साल हो गए आपको ऑफिस में काम करते हुए। अब 5 साल बाद आपकी गाड़ी की वैल्यू, हाल तो 5 साल नहीं, आजकल अब 6 से 7 साल में गाड़ी की वैल्यू आधी होती है, ठीक है। 7 साल मान लेते हैं, 7 साल में आप गाड़ी को आधे रेट में ले सकते हो 6 साल के बाद। लगभग अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग रेट होते हैं। जो अच्छी गाड़ी होती है उनकी डेप्रिकेशन धीरे होती है, क्योंकि इंटरनेट पे तो आपको सब ये बताएंगे कि भाई 4 साल में गाड़ी आधी वैल्यू रहती है, ऐसा नहीं है। रियल में मार्केट में जाके देखो, 6-7 साल 8 साल तक भी 50% की वैल्यू पे गाड़ियाँ मिल रही हैं। कुछ ओवर प्राइस भी हैं, बट देख के लेना। तो एक सोशल प्रेशर की बात करते हैं। एक आपका जो फैमिली का प्रेशर है ना कि घर की गाड़ी होनी चाहिए, और घूमने के लिए इसमें फ़ायदा तो है, क्योंकि बाहर जाओगे आप अपने शहर से, दिल्ली से बाहर घूमोगे, हरिद्वार उत्तराखंड कहीं ना कहीं तो जाओगे ना, उसका फ़ायदे हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन अपना खर्चा अपनी सैलरी के परसेंटेज से देख लेना, क्योंकि जो यूजुअली रूल आपके CA और बहुत सारे यूट्यूबर्स बैठे हैं खैर सारी कैलकुलेशंस करने के लिए, आपको EMI का बताएंगे कि 10% से ऊपर खर्चा नहीं होना चाहिए गाड़ी का आपका महीने का। तो महीने की अगर आपकी 1 लाख की सैलरी है तो 10,000 से ऊपर आप खर्चा नहीं कर सकते गाड़ी पे, जो कि खैर इंडिया में पॉसिबल नहीं है। ये तो खैर पूरा ही कम्प्लीटली अनट्रू हो गया, क्योंकि 10% पे तो फिर आप कोई भी गाड़ी नहीं ले पाओगे। 1 लाख की सैलरी पे भी आप वैगन नहीं खरीद पाओगे, ठीक है। तो आप उससे तो ऊपर ही जाना पड़ेगा आपको, 20% 25% तक जाना पड़ेगा। इंडिया अनफॉर्चुनेटली इंडिया के सैलरी के हिसाब से गाड़ियाँ महंगी हैं। उसके फ़ायदे हैं गाड़ी के, लेकिन अपना आप बजट देखना। अब आपको जब रियलिटी पता लगी, आप यूज़ करना शुरू करोगे ना गाड़ी, तो खर्चा ऐसे ऊपर बढ़ेगा। दूसरा एक खर्चा, एक बहुत छोटा सा खर्चा आता है कि आपको ना आदत छूट जाएगी आपको ऑटो और मेट्रो की। हर चीज़ आपकी गाड़ी में होगी। पेट्रोल आपका मैंने 5 से 6 हज़ार ऐड किया था खाली ऑफिस वाले के लिए, जो बस ऑफिस जाता है घर आता है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपका खर्चा 10,000 रुपये आराम से जा सकता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर घूमने जा रहे हो या महीने का चक्कर काट रहे हो फैमिली के साथ, 10,000 पार है आपका खर्चा पेट्रोल का। तो ये सब देखते हुए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सेकेंड हैंड गाड़ी के साथ जाओ। सेकेंड हैंड गाड़ी का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, आपको अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि सेकेंड हैंड गाड़ी के फ़ायदे क्या हैं, आपको 100 वीडियोस मिल जाएंगी। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि सेकेंड हैंड गाड़ी के नुकसान और फ़ायदे दोनों भी आप देखोगे ना, तो मैं दोनों में आपको 100 से ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी, आपका भरा हुआ है यूट्यूब। तो सबसे 3 पॉइंट सबसे बड़े नुकसान गाड़ी के आते हैं सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीदने के, कि आपको गारंटी नहीं होती कि पिछले ओनर ने उसे गाड़ी को कैसा यूज़ किया। सबसे पहला पॉइंट, आपको लगता है कि ठीक है ख़राब हो गई, अगले साल ही मैंने 50% वैल्यू पे गाड़ी खरीदी है अभी 2025 में, और 26 में अगर ये 1 साल बाद ख़राब हो गई तो मेरे तो पैसे सारे गायब। पहले तो इसका क्लियर कर देते हैं कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। अनलेस आपका इंजन एक्सीडेंटल नहीं है। इंजन्स को बहुत मजबूत बनाती हैं गाड़ियाँ, पहली बात तो, ठीक है। होंडा टोयोटा स्पेशली जापानीज़ गाड़ियाँ, और इंजन बनते ही इसलिए ताकि वो 15 20 30 साल तक चल सके बिना दिक्कत के। सबसे मजबूत चीज़ है आपकी गाड़ी की, और सबसे ज़्यादा खर्चा भी उसी पे होता है ऑब्वियसली। तो ऐसा मत सोचो कि आपको इतना ज़्यादा रिस्क है सेकेंड हैंड गाड़ी लेने में, ये रिस्क नहीं है। इंजन अगर एक्सीडेंटल नहीं है तो आपका बाकी दिक्कतें सॉल्व हो सकती है। इलेक्ट्रिकल फिर भी आराम से कुछ थोड़ा सा खर्चा करके सही हो जाएगा। गियर बॉक्स ठीक है, वो थोड़ा महंगा है, उसका झंझट आपको चला के पता चलेगा कि कैसे चल रहा है। सेकेंड हैंड गाड़ी का सबसे बड़ा डर ये है कि अगले साल बंद हो गई तो क्या करेंगे। ज़ीरो नहीं होती है वैल्यू गाड़ी की कभी भी, ठीक है। अगले साल सबसे बड़ा जो रिस्क है ज़ीरो नहीं होने का है। दूसरा आपको रिस्क है कि आपको जो डीलर है वो आपको महंगी बेच रहा है, सस्ती बेच रहा है, आपको नहीं पता। रियलिटी है कि किसी भी प्रोडक्ट की कोई भी वैल्यू किसी को नहीं पता है, ठीक है। सब कुछ परसेप्शन पे चलता है, पूरी दुनिया परसेप्शन पे चल रही है किस चीज़ की क्या वैल्यू है। कैलकुलेशन का कोई मेथड नहीं है। आपको उस गाड़ी की वैल्यू अगर ज़्यादा लग रही है तो आप उतने पैसे दोगे, आप शायद उसमें 10-20% एक्स्ट्रा देना पड़े। डीलर आपसे ले लेगा, आपको एक्स्ट्रा बताएगा। अगर उसे लगता है कि आपको पसंद है गाड़ी, आपको उस गाड़ी की वैल्यू नहीं लगती तो मत लीजिए। सिंपल सा वो है रूल। सारी चीज़ें परसेप्शन पे हैं, ठीक है। सेकेंड हैंड गाड़ी की वैल्यू नंबर से, कैलकुलेशन से नहीं पता चलती, नहीं बता सकता कोई भी डीलर। आपको कोई भी कैलकुलेट करके नहीं देगा कैलकुलेटर पे कि इतने साल हो गए, इतने यूज़र थे, इतने
बार इसकी सर्विस हुई है, इसके हिसाब से इतना रेट बैठेगा। ऐसा नहीं है, स्पिनी कार वाले सब कुछ सारी वैल्यूज़ इन्फ्लेटेड होती हैं। इन्फ्लेटेड तो है ही, पर ठीक है, उसमें वो अपना कुछ निकालते हैं, थोड़ा बहुत मार्जिन उसमें निकालेंगे। स्पिनी वगैरह 1 साल की वारंटी भी देंगे। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि परसेप्शन की वो बात है। कोई भी नंबर्स के हिसाब से, एक ही वर्ना की गाड़ी है, 6 साल हो गए हैं, 6 साल बाद एक वर्ना बिक रही है 50% पे, एक बिक रही है 40% की वैल्यू पे। ठीक है, रीज़न इसमें क्या है? ठीक है भाई, वो हो सकता है कि जो फर्स्ट ओनर है वो थोड़ा तेज़ चलाता, रफ चलाता था, तो उसकी वैल्यू गिर गई। ये परसेप्शन है, सारी वैल्यू परसेप्शंस पे। नुकसान तो हो गए। सेकेंड हैंड गाड़ी का फ़ायदा देख लेते हैं। सेकेंड हैंड गाड़ी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है कि आप अपनी फैमिली को गाड़ी चलाने के लिए दे सकते हो, किसी को भी बिना टेंशन के। हल्के बहुत स्क्रैच आया, आपके दिमाग में ये रहेगा कि भाई मैंने तो इतने पैसे खर्च नहीं किए थे, टेंशन नहीं होगी बिल्कुल भी। टायर में पंचर हो गया, नहीं होगा दुख। फर्स्ट टाइम जो गाड़ी के ओनर्स होते हैं उनके स्क्रैच अगर हल्का सा भी लगता है ना, उनके दिल में लगता है जाके। सही बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे की तरह रखते हैं अपनी गाड़ी को पहले के 1-2 साल, जब तक उनका वो रफ दिन में चलने वाली गाड़ी ना बन जाए। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हो, सेकेंड हैंड गाड़ी के साथ जाना चाहते हो, तो जाओ भाई। क्योंकि एक तो आप अपने सेगमेंट के ऊपर हिट कर पाओगे। ऑब्वियसली आप एक वैसी गाड़ी लेने वाले थे बेकार तो नहीं, मतलब आप अपना मन मार के एक वैसी गाड़ी लेने वाले थे नॉर्मल सी, तो आप उससे ऊपर वाली जो ले सकते हो। थोड़ा अपने चॉइस को चूज़ करने के लिए आपकी रेंज बढ़ जाएगी बेसिकली। तो एक तो वही फ़ायदा है, और आपको टेंशन नहीं होगी अपनी फैमिली को देते हुए स्क्रैचेस की, ख़राब होने की। खर्चा थोड़ा कम होगा, डर नहीं लगेगा, आप ज़्यादा खुल के चला पाओगे, ज़्यादा घूम पाओगे। ये नई गाड़ी में लोगों को डर लगता है, नई गाड़ी में लोगों को बाहर निकालते भी डर लगता है गाड़ी अपनी। तो ये 2 फ़ायदे 2 नुकसान मैं सिंपली आपको समझा दिया। आप देख सकते हो आपको लेनी है या नहीं लेनी है, आपके ऊपर है। बाकी तो नए अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं सिंपल सी वीडियो बनाई है मैंने, ज़्यादा मैं आपको डेप्थ में कभी कैलकुलेट करके बताऊंगा कि सेकेंड हैंड गाड़ी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजुअली, और उसके बाद भी चीज़ें परसेप्शन भी चलती हैं। डीलर तब भी वो महंगी करके बेच सकता है आपको आइडिया नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको चीज़ की वैल्यू लगती है कि हाँ ठीक है, मेरी ज़िंदगी बदलेगी इससे, चाहे वो आपकी सैलरी में से कितना ही ले लें, तो आप जा सकते हो गाड़ी के साथ। लेकिन अपना फ्यूचर कैलकुलेशंस करके देख लेना। और 10% वाला रूल इंडिया में नहीं चलता, ये भी मैंने क्लियर कर ही दिया। ठीक है गाइस, मिलते हैं। ये सिंपल सी ऐसी मैंने वीडियो बना दी। नेक्स्ट वाले में मैं थोड़ा डेप्थ में जाना चाहूँगा सेकेंड हैंड गाड़ी के बाइंग गाइड का। तो स्टे कनेक्टेड, सी यू।